हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स सेट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर की एएलपी और टेक्नीशियन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको पूछा गया था 9/8/2018 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पूरे के पूरे आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का डिस्कशन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर रिवीजन के लिए काम आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, नीचे दिए गए भिन्नों में से, ठीक है ना, किसी में 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, ये बताना, ठीक है। तो किसमें 5/8 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, ये बताना, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग बनाइएगा, फिर यहाँ से भी सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, ये बताना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि संख्या 1 से है, इसमें यदि कितना 5/8 जब जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या x था ना, तो x बराबर हो जाएगा कितना 1 - 5/8, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 एकम 8 हो गया, 8 में से 5 घटाए तो कितना 3/8 हो गया, ठीक है। तो 3/8 यदि ऑप्शन में तो राइट आंसर वो हो जाएगा, नहीं तो इसका गुणनफल कोई है तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 से यदि गुना करते हैं, ठीक है ना, 2 से गुना करते हैं तो 6/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर बताइएगा। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, यदि कमेंट करेंगे उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम पर करके भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि प्रश्न छवि प्रोग्राम ऑफ फिगर है, ठीक है ना, के दाईं तरफ दर्पण रखा जाता है, ठीक है ना, तो छवि की सही दर्पण चुनना है, ठीक है। तो दाईं तरफ दर्पण है तो कौन सा छवि जो है इसका सही होगा, यानी कौन सा छवि सही बनेगा, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है ना। दाईं तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि ये शायद पलट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है क्या, तत्व ए बी और सी डावेरेनिर, ठीक है ना, लेट्राइडस के यप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है, ठीक है ना, यानी कि 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये बताना है, ठीक है ना। चलिए सिंपल सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सी है कि दोनों का जो दिया हुआ है उसको क्या करके जोड़ के भाग दे देंगे, यानी कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, a + c/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 7 है और सी का वैल्यू 39 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 46/2, यानी कितना 23 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का रेशियो आपको दिया हुआ 8:11, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, नीम के और आम के और नीम के जो पौधा है उसका रेशियो दे दिया, टोटल आपको दे दिया 361। तो 361 आपको टोटल पेड़ है। यहाँ टोटल पेड़ कितना हो जाएगा रेशियो में, 8 और 11 कितना 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल का तुलना टोटल से कर लेंगे। पूछ रहा है कि इसका नीम का पौधा कितना है, ये बताना। तो नीम का रेशियो कितना है, सेकंड वाला है, कितना है तो 11, तो गुना कितना से कर देंगे 11 से। तो 19 × 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा, यानी कि 19 से कट जाएगा ये, और 19 × 11 कर दीजिए तो 19 से कम 19 हो गया, और शेष 1 बचेगा, 19 से कम 19 और 1 20, यानी कि टोटल कितना 209 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यानी कि 209 जो थे क्या थे, नीम के पेड़ हैं, बाकी जो रहेगा क्या रहेगा, आम का पेड़ रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज, ठीक है ना, 375 रुपये अधिक होता, यानी कि पहले की तुलना में अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, ये बताना है। तो सिंपल सी है, देखिए पहले 4 वर्ष, दोनों का टाइम जो है 4 वर्ष है। पहले ब्याज दिया था कितना 7.5% के दर पर दिया था, तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा, देखिए तो ब्याज बराबर कितना होता है, समय गुने दर से गुना करेंगे तो ब्याज हो जाएगा। तो 4 × 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा
30 आ जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है बोला क्या कि 5 वर्ष के लिए देता है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए यदि देता है, ठीक है ना, दर दोनों का सेम है। यदि 5 वर्ष के लिए देता है 7.5% की दर से, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, इसका जो ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5×25, 2 7 5 35 और 2 37, यानी कि 37.5 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। चलिए एक मिनट खड़ा, चलिए तो हो जाएगा कितना, इसमें मिलेगा, इस कंडीशन में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 30 रुपया मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 37.5 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष के लिए अर्जित होता है, तो ब्याज 375 रुपये का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ अंतर है कितने, 375 रुपये का ब्याज का, और यहाँ रेशियो में जो अंतर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 और 37.5 में 7.5 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। और पूछ रहा है आरंभ में निवेश की गई राशि यानी मूलधन, तो मूलधन के निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, दशमलव हटाइए, 1 10 ऊपर बैठा देंगे, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा कितना, 25 से काट देंगे, 25 या 75, ये हो जाएगा 25 से कम 15 बनाती, 25 गुना 15 375, 5 से ये काट दीजिए, ठीक है। तो 5 पर कितना हो जाएगा, 3 शून्य यानी कि 5000 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको जो डेट बताए ना उस डेट के सभी पूछे हुए क्वेश्चन, आपको डेट इसीलिए लिख दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसे हल कीजिएगा और आप लोग अपने जो क्या है तैयारी है ना उसको मजबूत बनाते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोला क्या, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, ठीक है ना। 4 किलो का वजन का एक वस्तु है जो कि क्या है, बिल्कुल अस्थिर है। निरंतर बल लागू होने, ठीक है ना, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी कि एक्सीलरेट करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, यानी कि बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना जूल होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए वस्तु का भार यानी कि एम, हम बोल सकते हैं एम यानी कि जो मास यानी कि द्रव्यमान जो दिया हुआ कितना, 4 kg आपको क्या है दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 kg आपको क्या कर दिया, दे दिया। अंतिम वेग यानी कि भी, ठीक है ना, अंतिम वेग जो है वो कितना दिया आपको, 5 मीटर प्रति सेकंड आपको दे दिया, कितना दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड आपको क्वेश्चन में दे दिया। और प्रारंभिक वेग यानी कि यू जो है वो कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। चलिए तो होता क्या, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इस पर आपको इसे रख देना सिंबल से, ठीक है। चलिए तो हाफ हो जाएगा, m का मतलब 4 हो जाएगा, और भी मतलब होता है क्या, जो वेग है वो कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जो कार्य किया गया बल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान करिएगा। बोला क्या, 2 पाइप हैं एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे में 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 2 पाइप मान लेते हैं कि पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, ये भरता कितने, 3 घंटे में भरता है, और ये जो पाइप आपको 4 घंटे में एक टंकी को भर देता है। तीसरी एक पाइप और है, एक पाइप मान लेते हैं कि सी है, और यह 8 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, यानी कि ये निगेटिव करता है, यानी कि खाली करने वाले को माइनस से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। बाकी ए है भरता है, बी है भरता है, और सी जो है वो क्या करता है, एक टंकी को खाली करता है। तो सबसे पहले इसकी क्षमता का रेशियो देख लेंगे, या इसका कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है। तो टोटल क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी जो दिया हुआ अंक है उसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 4 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा, यानी कि टंकी में टोटल पानी अटने की जो क्षमता है वो 24 यूनिट हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में कर देंगे तो हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, यानी कि इसका कार्य करने की क्षमता कितना है, 8 यूनिट है, इसका 6 यूनिट है, और इसका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, जो कि माइनस में हो जाएगा। माइनस इसलिए बस कर रहे हैं क्योंकि खाली करता है, इसलिए इसे डिनोट बस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बोला क्या चीज कि जब टंकी 1/12 भाग भरी है, मतलब टोटल टंकी की क्षमता है कितना, 24 लीटर पानी हटने की, ठीक है ना। उसमें 1/12 भरा हुआ है, तो 24 का 1/12 भरा हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 24 में 2 यूनिट तो भरा हुआ है टंकी। अब खाली टंकी कितना है, 22 यूनिट है, ठीक है ना। अब खाली टंकी कितना बचा है, 22 बचा हुआ है खाली। अब इसको भरने के लिए तीनों टंकी को इकट्ठा खोल देते हैं, बोला है ना कि सभी तीनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे भरने में कितने समय लगेगा। देखिए ये 8 की क्षमता से भरेगा, ये 6 की क्षमता से भरेगा, कितना, 8 6 14, और ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो 1 मिनट में हम बोल सकते हैं क्या करेगा, यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटा बोल रहा है कि 1 घंटा में ये 8 भरेगा, ये 6 भरेगा, लेकिन ये 3 खाली करेगा। तो 8 6 14, 14 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा, 11, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा, 11 यूनिट ये भर पाएगा। तो टोटल कितने घंटे में पूरा 22 यूनिट भर जाएगा, तो टी निकली है, ठीक है ना। तो टी बराबर कितना हो जाएगा,
तो 11 दूनी 22, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा और लग जाएगा, ठीक है ना। तो 2 घंटे इसको कार्य करने में, यानी कि टंकी को पूरा भरने में कितना लग जाएगा, 2 घंटे और समय लगेंगे, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इसे समझना है, ठीक है ना। लैंग्वेज बस बहुत बड़ा लिख दिया इसका, ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोला क्या, नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, ठीक है ना। नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र को चयन करें। यानी कि क्वेश्चन है कि ये जो आपको चित्र दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में किसी एक में सम्मिलित है, यानी कि सन्निहित है, तो ऑप्शन आपको खोजना है, ठीक है ना। तो किस में सन्निहित है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको बी में आपको ये सीधा दिख रहा होगा, ये आपको ये वाली है ना, ये बिल्कुल इसी टाइप के दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उड़ीसा में अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि उड़ीसा राज्य में कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो सबसे अधिक आता है, उसके ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक है ना, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होगा, तटीय स्टेट है भारत का, तो ये तो प्रमुख नदी यहाँ लिख दी है, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है ना। और उड़ीसा में क्या है कि सबसे अधिक जो है क्या, सबसे अधिक जो आता है वो चक्रवात आता है, क्योंकि यह तटीय राज्य है भारत का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, चक्रवात आता है। इससे उड़ीसा क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है उड़ीसा राज्य को, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपको याद होना चाहिए भुवनेश्वर है, ठीक है ना। भुवनेश्वर के बगल में आपको पुरी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों स्थित हैं, ठीक है ना। तो इस दोनों को याद रखेगा, और उसी के पास में आपको चिल्का झील भी आपको देखने को मिल जाएगा उड़ीसा में, ठीक है ना। तो दोनों याद रखेगा सभी पॉइंट को। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। यानी कि रसायन विज्ञान की जो नींव है वो किसके द्वारा रखा गया था, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा रसायन विज्ञान का क्या किया गया था, नींव रखा गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3x² प्लस ax प्लस 4 दिया हुआ है, व्यंजक x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। यानी पूर्णतः विभाजित रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस पर आपको रखना है, ठीक है ना। जहाँ x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 × x मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपको फिर आगे देखने को मिलेगा कितना ax, a मतलब 5a हो जाएगा, प्लस आपको 4 बस रह जाएगा बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हल कर दीजिए, 25 दिया 75, 75 और 4 79, यानी कि 5a बराबर -79 लिखेंगे। इसे आप हल कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा -79/5, ठीक है ना, -79/5। इसको हल कर देंगे हो जाएगा 15 बचे 75, ठीक है ना, माइनस में आएगा 15 बचे 75, बच जाएगा कितना 4 शेष बचेगा 0.0, तो 8 बचे 40, यानी कि 15.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस पर आप हल कर लेंगे, इजी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोल रहा है क्या, दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। तो बताना है कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किसमें छुपी हुई है, ये बताना, ठीक है। यानी कि ये जो आपका जो चित्र दिया हुआ है एक कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है ये बताइए, ठीक है ना, यानी कि ढूंढना है। एक और क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो इसका किस में ये आ जाएगा, देखिए इसमें आपको देखना है, इसमें देखते हैं पहले ऑप्शन बी में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी में देखिए मिला है ना, ये आपको हो जाएगा कितना, ये हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, उसके बाद फिर आपको ये बीच में ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी में ये पूर्ण रूप से सम्मिलित दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल करना इसे, देखिए बोल रहा है क्या, तो इसे सबसे पहले हल कर लेते हैं इस रूप में। तो -1/4, फिर दिया है कितना, कोष्ट में दिया -45, माइनस फिर दिया है कितना, माइनस में फिर है 96 जो कि कोष्ट के अंदर है, भागा आपको कितना -32 है, तो इसको लिख सकते हैं -1/32 लिख देंगे, ठीक है। तो 32 दिया कितना, इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/32 हो गया। तो 32 दिया कितना हो जाएगा 96, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस से 96 सॉरी +3 आ गया ये,
ठीक है ना। +3 तो यहाँ पर आपको हो गया ये वाली कोष्ट जब हल किए तो, और जैसे ये बाहर निकलेगा तो फिर से यहाँ पे ये -3 आ जाएगा। तो -3 आएगा तो -45 -3 माइनस कितना आ जाएगा 48। तो -1/4 गुने माइनस कितना आ जाएगा 48। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अब 1248 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह हो जाएगा +12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा +12 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए +12 ही आएगा ना ऑप्शन नंबर। ठीक है ना। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोला क्या, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, यानी कि वह कौन सा दर्पण होगा ये बताना है। ठीक है ना। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं कि और पाते हैं कि आपका जो छवि है, ठीक है ना, आपका परिवर्तन जो छवि है वो आपसे क्या है छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा ये बताना है। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, वक्राकार दर्पण भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्राकार। ठीक है, वक्राकार दर्पण भी इसे बोलते हैं। तो इसे भी ध्यान में नाम याद रखेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसे ये भी नाम याद रखेगा। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंबित करने वाली जो प्रकाश की सतह का स्रोत होता है वो क्या होता है, उभरी हुई होती है। ठीक है ना। और उत्तल दर्पण बाहर की ओर, ठीक है ना, उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की ओर क्या होता है, प्रकाश को प्रतिबिंबित भी करता है। तो इसे भी पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, है क्या, बोला क्या, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर, ठीक है ना, एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार को बना सकता है। मान लेते हैं कि एक बिल्डर ए है, ठीक है ना, ये क्या करता है 10 घंटे में दीवार को बनाता है। और आगे बोला क्या, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में क्या करता है, पूरी तरह से दीवार को ध्वस्त कर देता है। मान लेते हैं कि एक बी है जो कि विध्वंसक है और ये 14 घंटे में दीवार को विध्वंस कर देता है। ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, और आगे बोल रहा है कि जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक जो है वो बाहर चला गया। तो दीवार को निर्माण करने में कुल कितना घंटे का समय लगेगा ये बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्य करने की क्षमता का रेशियो निकालेंगे। तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा टोटल जो दोनों संख्या दिया उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 14×5 = 70, यानी कि टोटल जो वर्किंग यूनिट है वो कितना है, 70 है। तो 10×7 यानी कि 7 की यूनिट से काम करेगा। 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेगा, तो 10 घंटे में 70 यूनिट। और ये जब तोड़ेगा तो 1 घंटे में 5 की यूनिट से तोड़ेगा। तो इसको माइनस डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ये तोड़ रहा है, यानी कि निगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं टोटल जो यूनिट काम है वो कितना है, 70 है। तो 7 घंटे तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो दोनों मिलकर कार्य करेगा तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, क्योंकि ये 7 यूनिट बनाएगा और ये 2 यूनिट तोड़ देगा। तो 5 यूनिट तोड़ देगा। तो 1 घंटे में जो कार्य होगा कितना होगा, 2 यूनिट होगा। तो टोटल 7 घंटे तक काम मिलकर किया। उसके बाद बी जो है वो चला गया, यानी विध्वंसक जो है क्या हो गया, चला गया। तो उसके बाद बच गया कौन, ए बच गया। तो ए करेगा कितने, 7 के स्पीड से काम करेगा। तो कितने घंटे में टाइम को पूरा, यानी कि दीवार को पूरा बना लेगा, तो 3 घंटे में मान लेते हैं पूरा कर लेगा। ठीक है। चलिए इसे हल कर देना। तो 7 दूनी 14, 14 इधर आप घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 14×4 = 56। ठीक है ना। 14×4 = 56 बच जाएगा, यानी कि 7 × t बच जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 8×7 = 56, यानी कि t बराबर कितना हो गया, 8 घंटा। ठीक है। तो 8 घंटा तो शेष काम करने में लग गया और 7 घंटा क्या किया था, साथ में काम किया था। ठीक है ना। तो टोटल जो काम लगा करने में वो टोटल 8 और 7 कितना हो गया, टोटल 15 घंटे का कार्य लगा इससे, यानी कि टाइम लगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए जो है अकेले में 8 घंटा काम किया। ठीक है। और साथ में 7 घंटा काम किया था। तो टोटल जो काम करने में टाइम लगा वो कितना लगा, टोटल जो काम करने में टाइम लगा यानी दीवार को निर्माण करने में टाइम लगा वो कितना लगा, 15 घंटे लगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है क्या, कि एक वृत्त, ठीक है ना, एक वृत्त पर एक दूसरे पर, ठीक है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी मतलब 2, ठीक है ना, एक जोड़ी मतलब 2 रेखा ना, एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनकी बीच का कोण कितना है, डैश डिग्री है, यानी कि उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा ये बताना है। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है ना। ये एक वृत्त हो गया आपको। ठीक है ना। और इस पर बोल रहा है क्या, कि एक जोड़ी, ठीक है ना, एक जोड़ी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जो कि आपस में क्या करता है, झुकी हुई स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है ना। झुकी हुई स्पर्श रेखा इस रूप में अपन लोग खींच दिए। ठीक है ना। और ये हो गया आपस में क्या, मिल गया। ठीक है ना। मिला देते हैं इसको, मिला नहीं है, इसको मिला देते हैं। ठीक है। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ मिला देते हैं। ठीक है ना। मिल नहीं पा रहा है। और ये हो गया आपको, ये यहाँ मिल जाएगा ये। ठीक है।
चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज गलत हो गया है, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है। तो ये हो गया, आपको मान लेते हैं यहाँ ओ हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, ठीक है। और इसके जो बीच का कोण दिया है वो कितना दिया है, एक दूसरे पर जो कोण बनी है झुकी हुई कितना 75 डिग्री का है, कितना 75 डिग्री का है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया आपका त्रिज्या और ये आपका त्रिज्या, ठीक है ना। ए ओ और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो यहाँ कोण बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री का, देखिए, ठीक है ना। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ए ओ बी सी, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक क्या है, चतुर्भुज है। ए ओ बी सी क्या है, एक चतुर्भुज, जिसमें चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। और दो कोनों को जो आमने सामने की भुजा है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो पूछ रहा है ये वाली जो कोण है ए ओ बी, पूछ रहा है कि ये जो कोण होगा वो कितना होगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो ये जो कोण होगा वो कितना बचेगा, देखिए 180 माइनस 75 कर देंगे, तो 180 माइनस 75 कर देंगे तो कितना बच जाएगा 135 डिग्री का ये वाली कोण आपको बनेगा, ठीक है ना। सॉरी 135 नहीं 105 होगा ना, 105 और 75 180 ना, ठीक है ना। 105 डिग्री का बनेगा, कितना बनेगा 105 डिग्री का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ध्यान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोला क्या, यदि cot 4 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हो, ठीक है ना, तो cosec 4 माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 3 का 3 ही रह जाएगा, लेकिन किस प्रकार से होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cot स्क्वायर थीटा जो है वो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे दोनों से, ठीक है ना, यानी कि क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 लिख सकते हैं ना। देखिए ये दोनों में से cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया, ठीक है ना। और एक सूत्र होता है ना, ये ध्यान करिएगा, ये होता है क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस से cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है O1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर O1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या थी, cot स्क्वायर थीटा इंटू कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 3 लिख सकते हैं, इस रूप में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाले सूत्र पर आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका ये मान आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको यहाँ देखिए सिंपल सी, अब ये जो समीकरण है इसको अब हल कर लीजिए, ठीक है। तो कौशिक स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो बच जाएगा आपके पास क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यदि हम लिखेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, किसको लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा, इसी को हम ये तोड़ के लिख सकते हैं, लिखा है कि नहीं, यानी कि इतना का जो मान है उसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं ना। तो cos देखिए ये वाले सूत्र से हो जाएगा क्या, यदि हम cot को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ना कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। और इतना का जो वैल्यू आपको अभी आया था कितना आया था 3 आया था, तो इतना का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी को अब इस फॉर्मेट में लिखते तोड़ते लिखें तो इस फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यदि डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट इतना बराबर इतना दिया तो दोनों आपस में इक्वल ही है, ठीक है ना। बस इसे इक्वल लाना कैसे ये आपको समझना था यहाँ, ठीक है ना। तो ये वाले सूत्र आप याद रखेगा, कौशिक इसमें कुछ और सूत्र है वो भी लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एक होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सभी सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोला क्या, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, तो ठीक वैसे ही जैसा कि कर्नाटक का संबंध किससे ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का संबंध हीरा से है, ठीक है ना। उसी प्रकार कर्नाटक का संबंध किससे है, तो कर्नाटक का संबंध है सोना से, किससे है, सोना से, ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक जो सोना का उत्पादन होता है वो किस राज्य से होता है, तो कर्नाटक से होता है। और लगभग सबसे अधिक जो होता है वो कितना होता है, 90% के आसपास जो होता है सोना भारत में वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक से ही निकाला जाता है। और कर्नाटक में दो जो गोल्ड का जो फील्ड है ना वो फेमस है, जिसमें पहला है कोलार, ठीक है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है ना, कोलार, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड। और दूसरा क्या है, दूसरा नाम है जिसका नाम है हट्टी,
क्या नाम है, हट्टी गोल्डफील्ड, ठीक है ना। कोलार गोल्डफील्ड और हट्टी गोल्डफील्ड दोनों आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भारत में सबसे अधिक जो सोने का उत्पादन होता है कहाँ से होता है, कर्नाटक से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में, ठीक है ना, शहर एक्स में हुए पंजीकरण की संख्या जो कि हजारों में बताए गए हैं, ठीक है ना। सूचना चार्ट में पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या जो है मोटरसाइकिल का दिया हुआ है, जैसे चार्ट में है ना, पहली संख्या मोटरसाइकिल का और दूसरी जो संख्या वो कुल गाड़ियों का दिया हुआ है, ठीक है ना। जो टोटल अन्य गाड़ी और भी हैं बहुत सारा, उसको टोटल दूसरी संख्या और पहला जो है स्पेशल आपको मोटरसाइकिल की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हल करना, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों का पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखिए जनवरी में मोटरसाइकिल है कितना, 21 है, और अन्य गाड़ी कितना है, 27 है। तो अन्य गाड़ी में वृद्धि हुआ, तो 21 से 27 हो गया, तो अन्य गाड़ी में वृद्धि कितना हो गया, 6 हो गया, किसमें, जनवरी में, ठीक है। और अप्रैल में देखिए क्या हुआ कि 20 से हो गया 35, कितना हो गया, 20 से हो गया 35 हो गया, कितना हो गया, 20 से 35 हो गया, ठीक है ना। चलिए 20 से कितना हो गया, 35, तो 20 से 35 हो गया, मतलब कितने का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि, 15 का। तो अन्य गाड़ी में जो कि जनवरी महीने में 6 हुआ है वृद्धि, और जो अप्रैल महीने में 15 वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि इनके अलावा पंजीकरण की संख्या कितनी बढ़ी है, तो देखिए कितना बढ़ा है, तो 6 से हो गया 15, तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ा है, और सभी के सभी ये 1000 में, तो 1000 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 9000 की वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोल रहा क्या, इसमें एक सूत्र है वो याद रखिएगा। इसमें सूत्र होता है क्या, AQ + BQ, ठीक है ना, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर 0 होता है। तो ये कब होता है 0, जब A + B + C बराबर यदि 0 हो, ठीक है ना, जहाँ A + B + C बराबर 0 हो, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का वैल्यू जो होता है कितना आता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा इस सूत्र को। इसी पर ये क्वेश्चन A + B + C का मान आपको 0 दे दिया है, तो बोल रहा है क्या, AQ + BQ + CQ का जो मान होगा होल स्क्वायर में वो कितना होगा ये बताना है। तो सिंपल सी है, हम इसे लिख देंगे कि AQ + BQ + CQ बराबर कितना हो जाएगा, 3ABC, और इसका बोला क्या, होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है, होल स्क्वायर है, तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 9A² B² C²। सिंपल सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 से है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें से, ठीक है ना, इसमें से नीचे दी गई कौन सी अनुमान निहित है ये बताना है। तो तर्क ये दिया है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ठीक है ना, सार्वजनिक जो धूम्रपान है वो कानूनन अपराध है। तो ये तर्क दिया है और अनुमान लगाना है आपको, और कौन सा कथन वो सही हो सकता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले तर्क को पढ़ेंगे, तो अनुमान को पढ़ेंगे, तो तर्क को तो पढ़ेंगे कि सार्वजनिक, ठीक है ना, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अनुमान में है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल है, उसमें ऐड भी लिखा रहता है कि धूम्रपान करना व्यक्ति के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि ये जो है लॉजिकल बिल्कुल ठीक है। आगे है, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ठीक है ना। तो धूम्रपान जो होता है वो सार्वजनिक स्थानों पर यदि करते हैं तो क्या अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य का हानिकारक है या नहीं ये बताना, ठीक है। तो ये खुद लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है कि सही बात है कि धूम्रपान यदि आप सार्वजनिक स्थान पर कर रहे हैं, वहाँ पर आप यदि कि मान के चलिए कोई सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को धुआं जाता है तो उसे भी नुकसान होता है और खुद को भी नुकसान होता है। तो खुद तो नुकसान करते हैं और दूसरे को भी नुकसान करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए और दोनों के दोनों जो अनुमान है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों इसमें निहित है, ठीक है ना। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, धूम्रपान सार्वजनिक स्थान पर यदि आप करेंगे तो अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में बोल रहा क्या, ACT, उसके बाद किस क्रम में, ये आगे की क्रम आपको चुनना है, ठीक है ना। जब बोल रहा है ना कि उसी सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए श्रृंखला को कौन सा पूरा करता है, तो ए से हो गया कितना,
ए से हो गया ई, यानी कि 4 की वृद्धि हो गया, फिर 5 से हो गया 4, 5 4 9, 9 4 13, यानी कि हो जाएगा कितना, एम हो जाएगा। तो ABCD का जो अंक है आपको याद रखना चाहिए। जैसे ए आपको 1 में आता है और ई कितने में आता है, 5 में आता है, ठीक है। और आई जो आता है कितना, 9 में आता है, ठीक है ना। तो 4 की वृद्धि, 4 की वृद्धि, तो अगला जो हो जाएगा 9 4 13, 13 मतलब एम हो जाएगा, ठीक है। तो एम जो हो जाएगा देखिए किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, नहीं 9 4 13, ठीक है ना, 9 4 13 नहीं, इसमें नहीं है। तो अब इससे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये भी लॉजिक आ रहा था लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए AEIO, ठीक है ना, AEIO वॉवेल से है, ठीक है ना, AEIOU, ठीक है ना, वॉवेल है। तो ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, और उसके बाद क्या होगा, ओ होगा। तो ओ आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो AEIOU जो वॉवेल क्रम है ना, वो वाली दिया है, ठीक है ना। तो इसी पर ये बढ़ते हुए जा रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक ही ऑप्शन से आपको निकल गया, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा राज्य ने बनाया था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य ने बनाया था, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य के बारे में ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए तो हरियाणा राज्य, हरियाणा की राजधानी कहाँ, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सभी स्टेट की जो राजधानी है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है, नीचे दिए कथन को सत्य मानते हुए, कथन को क्या मानना, सत्य मानना, और यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन आपको दे रहा है क्या, कथन देखिए बोल रहा है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं, यानी कि टैक्स देने से बचते हैं, या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है, कथन को सही मानना है और इसके बेस पर निष्कर्ष को निकालना है, ठीक है। तो लोगों को सोचना है क्या, जैसे अपन लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि सरकार को टैक्स तो दे रहे हैं, तो टैक्स बोझ टाइप का लगता है, देने की इच्छा किसी को नहीं करता है, और कहाँ यूज होता है वो पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं लोग, इससे बचते हैं देने के लिए, और कोई भी देना नहीं चाहता टैक्स, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका कथन। और निष्कर्ष में देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, बोल रहा क्या कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला जो देश कर है, यानी कि टैक्स है, वो देश के निर्माण में काम आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार का होना ही चाहिए। सरकार यदि टैक्स ले रहा है तो जनता को जागरूक करे, इसके बारे में प्रचार करे, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट करे कि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका पैसे का यूज कहाँ हो रहा है, कुछ डेटा निकालना चाहिए, ठीक है ना, ताकि इससे सामने वाले व्यक्ति जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें पता हो कि हाँ मेरा जो पैसा जा रहा है वो इस चीज़ में काम आ रहा है, ठीक है ना, ताकि आगे भी जो व्यक्ति जो टैक्स देने से बच रहे हैं या नहीं देने की जिन्हें इच्छा कर रहा है वो भी क्या करें, कोशिश करें कि हाँ टैक्स चलो दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में जागरूकता फैलाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। चलिए आगे है क्या, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो। ये कैसे होना चाहिए क्योंकि पहले तो क्वेश्चन में बोला है, कथन में बोला है कि टैक्स तो पहले लोग दे नहीं रहा है, ठीक है ना, और टैक्स में आप वृद्धि कर देंगे तो फिर और नहीं लोग देगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टैक्स में वृद्धि नहीं करना चाहिए, जब टैक्स सभी लोग दे रहे हैं तब आप वृद्धि करेंगे तो चलिए ठीक है, लेकिन पहले तो टैक्स दे नहीं रहा है तो पहले टैक्स लेना है, ठीक है, जितना भी अभी मान के चले ले रहे हैं उतना टैक्स पहले हमें लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर जब सब लोग देने लगेंगे फिर बढ़ाइएगा तो चल सकता है, लेकिन पहले तो टैक्स क्या करेंगे, हमें लेने के लिए सभी को जागरूक करेंगे, सभी जनता को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका, यानी कि एक जो कथन है वो निहित है, यानी एक जो कथन है निष्कर्ष है वो सही है, लेकिन दूसरा जो है वो निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है ना। तो कथन एक, सिर्फ एक जो क्या हो जाएगा, अनुसरण करता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, अच्छा क्वेश्चन रहता है, लॉजिकल रहता है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन रहता है इस टाइप के, ठीक है ना। तो इसमें जितना आप रिवीजन करेंगे, इधर उधर की नॉलेज आप जितना जानेंगे उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन हल करने में मजा आता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। तो वसा और तेलों का क्या होता है जिसके कारण खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण जब होता है तो खाद्य पदार्थों से क्या आता है, दुर्गंध आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र जो आंसर फिगर में है दिए गए प्रश्न यानी प्रोग्राम फिगर का सही जल प्रतिबिंब है, ये बताना है। तो जल में ये जो आपको दिया हुआ है प्रश्न और जल में देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दिखने लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, 27 नंबर बोल रहा है क्या,
श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है, ठीक है ना, क्या करता है, एक्स जो एक व्यक्ति है वो ए बिंदु से आरंभ करता है कोई यात्रा, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। चलिए इसे हल कर लेते हैं इस टाइप में। सबसे पहले तो डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। चलिए यदि आपको ध्यान में है तो ये जरूरी नहीं है बनाना ही है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से क्या करता है कि ए जो है वो एक्स जो है वो ए पॉइंट ये है, ठीक है ना। यहाँ से आरंभ करता है पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर यात्रा, तो पश्चिम की ओर मान लेते हैं ये 80 किलोमीटर चला, ठीक है ना, कितना 80 किलोमीटर चल गया। वहाँ से क्या करता है बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है मतलब नीचे की ओर आया वो, ठीक है ना, नीचे की ओर आया, ठीक है ना, नीचे की ओर आया और कितना चला 50 किलोमीटर ये चले, ठीक है ना, 50 किलोमीटर चलता और ये बी स्थान पर पहुँच जाता है। तो बोल रहा है क्या कि बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच मध्य की लघुत्तम दूरी जो होगा वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इसे क्या होगा, ए दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो ये जो कोण हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जो कोण बनेगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री में ये हो गया आपका लंब आधार, कुछ भी मान लीजिए, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आपको ये हो जाएगा क्या कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना रूट में हो जाएगा कितना कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी ए बी बराबर जो हो जाएगा आपका ए बी का जो मान हो जाएगा 880 का स्क्वायर यानी कि 6400 प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है ना। दोनों को योग करेंगे तो हो जाएगा कितना 00549 और 628 8900, ठीक है ना। 8900 को आप एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल लिख सकते हैं, 89 एक ही कॉलम में है तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 89 गुना 100, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा तो 10 बाहर निकल जाएगा, 89 आपका रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत है, बस यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 80 का स्क्वायर 6400 और 2500 8900 का जो वर्गमूल हो जाएगा इसमें डायरेक्ट कर लेंगे, 10 को भी अंदर कर देंगे तो डायरेक्ट 8900 ही आएगा, कि 10 को गुना 100 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर फ्रेंड्स। बोला क्या एक कक्षा में 25 लड़कों, ठीक है ना, की लंबाइयों का जो माध्य है वो 150 सेंटीमीटर, 25 लड़का है, ठीक है ना, उसका लंबाई का माध्य कितना दिया 150 दिया, यानी कि औसत 150 है। बोला उसी कक्षा में 35 लड़की है, इसके जो औसत लंबाई यानी दिया है वो कितना दिया 145 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो बोल रहा है सभी कक्षा में 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई संयुक्त माध्य यानी कि संयुक्त एवरेज क्या होगा ये बताना है। तो एवरेज निकालना, तो टोटल 60 का एवरेज निकालने के लिए हल कर दिए। तो पहले तो काट देंगे संख्या, 5 × 25, 7 × 35, 12 × 60, निकाल दीजिए एलसीएम तो हो जाएगा 150 हो गया। ये क्या हो रहा है कमी, तो कमी हो रहा है, टोटल का मान निकालना तो माइनस कर दें, कितने कमी हो रहा है एक संख्या में 5 की, तो 7 में कितने की 35 बटा हो जाएगा कितना 12, 35 बटा 12 तो इसको लगभग मान लेते हैं 36, तो 12 × 36 यानी कि 3, तो 3 घटा देंगे कितना 150 में तो 147 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो लगभग पूछ रहा है तो लगभग निकाल लिया अपन, ठीक है, जिन्हें कि 35 में भाग देते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा ये होता है कि कौन सी टाइप की क्वेश्चन, आप बहुत सारा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए अभी इस सीरीज में अपन कम से कम 50 से तो ज़्यादा ही सेट अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं पूरे के पूरे तो आपको बहुत सारा चीज़ पता चल जाएगा किस क्वेश्चन से हमें कहाँ पर कितना टाइम देना है या भिड़ना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 29 में देखिए पहला 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी इसे क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म बोलते हैं इसे, ठीक है ना। एंडोस्पर्म निषेचन के बाद क्या करता है, अधिकांश पुष्पी पौधे के बीज के अंदर क्या करता है उत्पादित एक उत्तक है, यानी कि उत्पादन करने वाला क्या है एक उत्तक यानी कि कोशिका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोल रहा क्या कि सही समरूप को चुनना है जो जोड़ी है, तो बढ़ाई आरी से संबंधित है, यानी बढ़ी क्या रखते हैं आरी रखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कौन से जो संयुक्त रूप से समरूप है जोड़ी ये चुनना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नल साज क्या करता है पाना रखता है, जो नल लगाने वाला रहता है वो क्या रखेगा पाना रखेगा, तभी तो नल रखेगा, ठीक है ना, नहीं तो कैसे नल लगेगा फिर, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे ये बताना है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो, जो कि आपको ब्राजील में देखने को एक शहर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोला क्या, इसे हल करना। तो हल करने के लिए सिंपल सी है, सिंपल से हल कर लेंगे। तो देखिए 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। 13 और 2 देखिए -13 -2 तो 15, तो -15 + 15 कितना आ जाएगा, इतना को हल करेंगे तो आपको 0 आ गया, ठीक है ना। इतना कितना आ गया, 0 आ गया मान, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 46, तो 46 यहाँ करेंगे तो माइनस में 46 आ जाएगा। तो माइनस में 46 करेंगे तो 38 - 46, ठीक है ना। तो ये हो गया 27 माइनस, फिर हो जाएगा कितना, -8 हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा कितना, 27 और 8 35, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवान यम, ठीक है ना। भगवान किससे, यम से कर रहा था, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो फोकस दूरी निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है ना। चलिए तो फोकस दूरी निकालना है, तो आपको आर का जो मान दिया है कितना दिया है, 20 दिया है और 2, तो 20/10 करेंगे तो 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा ये वाली सूत्र, F = R2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो निम्नलिखित भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं, ठीक है ना, 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो 2 भाषा बोलने वाले कौन कौन है ये बताइए, ठीक है। चलिए देखिए आई देखते हैं, तो आई तो एक भाषा बोलेगा, ये होगा नहीं। जे भी एक भाषा, ये भी नहीं होगा। के भी एक भाषा है, नहीं होगा, ठीक है। देखिए एल है, तो एल आपको 2 भाषा बोल रहा है ना, अंग्रेजी और हिंदी बोल रहा है एल, ठीक है। चलिए एल यहाँ लिख देते हैं, एल हो गया। उसके बाद फिर कौन बोल रहा है, तो देखिए एम जो है ये भी 2 भाषा बोल रहा है। एम बोल रहा क्या, अंग्रेजी बोलेगा और तमिल बोलेगा, तो एम आपका एक हो जाएगा। और उसके बाद ओ हो जाएगा, ठीक है ना, LMO हो जाएगा, ठीक है ना। LMO जो 2 भाषा बोलने वाला, एन नहीं होगा, एन क्योंकि 3 भाषा बोल रहा है तो एन नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 भाषा बोलने वाला LM और O हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 36 की ओर। 36 में युद्ध के मैदान में हमेशा डैश रहते हैं। तो युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहेगा, तो हमेशा कौन रहेगा ये बताना, ठीक है। तो युद्ध के मैदान में हमेशा कौन रहेगा, सैनिक रहेगा। जब सैनिक नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे होगा, ठीक है ना। तो युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होता है, सैनिक होता है। रथ, तीर, हाथी, ये सभी तो आपको यूज करना है युद्ध में, ठीक है ना। युद्ध करना, जैसे रथ है तो रथ पर कौन रहेगा, सैनिक रहेगा, कोई आदमी तो रहेगा। तीर कमान कौन चलाएगा, आदमी चलाएगा। हाथी पर बैठ के लड़ता है युद्ध में, तो मेन तो कौन है, सैनिक है, जो कि हमेशा रहना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सॉरी फ्रेंड्स, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या, किसी घनाभ की 3 सतह का क्षेत्रफल आपको दिया है। घनाभ में 3 सतह होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें दिया क्या 3 सतह है, जिसमें LB यानी कि जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो LB का मान आपको मान लेते हैं 20 दिया हुआ है। BH का मान आपको कितना है, 32 दिया हुआ है। और LH है, इसका मान दिया हुआ कितना, 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH होता है, ठीक है ना। LBH होता है, ठीक है ना। LBH होता है, सॉरी घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, ठीक है ना। LBH होता है, ठीक है ना, यही ना होता है, ठीक है। चलिए जिसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। LBH लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, घनाभ का सूत्र होता है, ठीक है। तो आपस में सबको गुना कर दीजिए। तो आपस में सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, आपस में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा L² B² H², ठीक है ना। L² B² H² हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, L² B² यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 20 गुना 32 गुना 40 आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। सबको गुना कर दिए तो L² B² H² हो गया, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे, LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो हो जाएगा रूट में 20 गुना
32 गुना 40 हो जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही तो आयतन होता है। तो आयतन जो होता है घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आ गया। अब देखिए 20 गुना 32 गुना ये कर देंगे, अब इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल से गुना कर देंगे, देखिए 32 गुना 2 करेंगे कितना 64, 64 गुना 4 कितना 256, 256 पर 2 शून्य बैठा देंगे तो रूट में हो जाएगा 256 गुने 2 शून्य यानी कि 100। तो 256 का वर्गमूल 16 और 100 का वर्गमूल 10, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा 16 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 160। सिंपल सी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो घनाभ का आयतन याद रखेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जबकि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल थी वो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 2 × LB + BH + LH होता है, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखेगा सूत्र को, ठीक है। ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का और ये होता है आयतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा वही, हाँ ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलो वजन वाली एक वस्तु की काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना, बनाना है मतलब। चलिए तो सबसे पहले इसमें याद रखेगा कि मास यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है वजन वस्तु का वो कितना दिया हुआ है, मास यानी कि कितना दिया हुआ है 22 kg आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। 22 kg क्या हुआ है दिया हुआ है, और वेग जो है आपको कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है ना। mv² होता है, इसी पर इसे हल कर देना, ठीक है। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र होता है। तो 1/2 गुना m हो गया 22 और v जो हो गया ये हो जाएगा 5 गुना 5, तो इसे गुना कर दीजिए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 25 25 गुना 11 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 275, ठीक है ना। 275 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 275 जूल यानी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बोल रहा है निम्न में कौन लघुकरणीय भिन्न है ये बताना, यानी कौन लघुकरणीय है ये बताना। देखिए लघुकरणीय मतलब छोटा कौन है, देखिए 13 7 91 ये तो सबसे ज़्यादा, इसमें जब भाग नॉर्मल भी आप देखें भाग तो इसमें सब ज़्यादा आएगा। देखिए इसको भाग देंगे तो 15 6 का 90 लगभग 6 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 26 3 78 लगभग 3 आएगा, इसको भाग देंगे तो 17 दूनी 34 आ जाएगा। लेकिन यदि 105 में 112 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट बनाएंगे फिर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको 8 मराती या 6 मराती जो भी लगाना, कितना मराती लग जाएगा 11 8 88, ठीक है ना। 880 11 नंबर 99 लगभग 9 मराती यानी 0.9 आएगा, यानी 1 से भी छोटा आ रहा है। तो सबसे छोटा भिन्न जो कौन आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे सिंपल हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सब 6 6 6 3 2 पहले आ रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है और ये पॉइंट में आ रहा है। तो सबसे छोटा जो वैल्यू लागू करनी है मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन है ये हल करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोला दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग है, ठीक है ना। दूध जो है दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग है। दूध यानी कि मिल्क, ठीक है ना। मिल्क जो है वो मिश्रण का कितना है 2/3 भाग है, यानी कि टोटल जो मिश्रण है 3 उसमें दूध का मात्रा कितना है 2 और वाटर की जो मात्रा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप में है यह रेशियो में, ठीक है ना। बोल रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग क्या है दूध है, ठीक है ना। तो दूध निकल गया कितना 2/3 भाग, यानी टोटल मिश्रण 3 है, ठीक है। उसमें 2 क्या है दूध तो 1 रहेगा पानी, ठीक है। आगे बोला क्या मिश्रण की कुल मात्रा 21 है। तो मिश्रण की कुल मात्रा देखिए 21 है, यहाँ कुल कितना हो जाएगा 3। मिल्क निकालना है 2 से गुना कर देंगे और पानी निकालना है 1 से गुना, तो 7 या 21 यानी कि 7 दूनी 14 लीटर आपको दूध मिलेगा और 7 लीटर आपको क्या मिलेगा देखने को पानी मिलेगा इसमें, ठीक है ना। 21 लीटर में 14 लीटर दूध 7 लीटर पानी है। अब बोल रहा क्या है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला देते हैं, 4 लीटर इसमें और पानी मिला देंगे। तो 4 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध तो हो गया 14 पहले ही है, और आपको क्या हो जाएगा पानी जो हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है ना। पानी कितना हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, रेशियो नहीं है ये, ठीक है ना। 14 हो गया और ये कितना हो गया अब 11 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि दूध इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में दूध का जो प्रतिशत है वो कितना रह जाएगा ये बताना है। तो दूध का प्रतिशत देखिए टोटल जो मिश्रण हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है 25, इसमें दूध की मात्रा कितना है 14, पूरा कितना परसेंट निकालना तो गुना 100, तो 25 100 14 4 56 यानी कितना हो जाएगा 56%। अब इसमें क्या रहेगा दूध की मात्रा रहेगा कब जब 4 लीटर पानी मिला दिए तब, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना।
चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 है, दी गई आकृति में जल छवि, ठीक है ना, आकृति सही जल छवि को चुने, ठीक है ना, सही जल छवि कौन होगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद क्या, इसे ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जल में जब देखेंगे तो इस टाइप में आपको ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे समझाएं, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से थोड़ा सा वो कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है ये बताना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार। कौन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। यह दिया जाता है किसके द्वारा, तो यह दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है, ठीक है ना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है क्या, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय फिल्म जनक के निर्माता माने जाते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। और यह दिया जाता है किसमें, भारतीय सिनेमा में वृद्धि और उसके विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छे काम जो सिनेमा के क्षेत्र में करते हैं, योगदान करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके लिए यह दिया जाता है पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एक बार नीचे लिख लेते हैं फिर हल करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए -261 प्लस कोष्ट में -380, फिर आपको कोष्ट बंद है, फिर माइनस है, फिर -521 प्लस 821 माइनस, फिर कोष्ट में आपको दिया है कितना -121 है, ठीक है। इसे हल करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 121 और 821 जोड़ देंगे तो 800 1 900 900 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यहाँ तक इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 942 आ गया आपको प्लस में, ठीक है ना, माइनस गुना माइनस प्लस। चलिए उसके बाद फिर हल कर लेते हैं किसको, उसके बाद फिर आप इसको हल कर लेते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो -261 प्लस ये भी हो जाएगा कितना माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये भी हो जाएगा कितना माइनस में 380 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये होगा माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा प्लस 521 प्लस 8 सॉरी ये हो जाएगा प्लस 942, ठीक है। अब चलिए देखिए माइनस वाले को एक साइड कर लेते हैं, प्लस वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया तो कितना हो गया 300 और 200 500 और 80 और 60 कितना 140 और 141, तो 500 यानी कि 641 जो कि आपको माइनस में रहेगा, प्लस में हो जाएगा आपका कितना 9 5 1400, ठीक है ना। 9 और 5 कितना हो जाएगा 1400 कितना 1463। अब इसको हल कर लेंगे यानी कि इसे माइनस कर दें, तो एक हटाएंगे इसमें 3 में से तो बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा तो आपका फिर बचेगा 2, फिर हो जाएगा आपको कितना 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि प्लस में बच जाएगा कितना 822, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 1 से 30 सेकंड के अंदर अंदर इसे हल कर लेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस रखेंगे तो, ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, बोला क्या एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना, ठीक है। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन 3 यानी कि अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ये बताना है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, ठीक है ना। तो आयोडीन जो होता है वो क्या होता है थायरॉक्सिन के लिए क्या रहता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यदि आयोडीन की कमी हो जाता है तो और क्या होता है घेंघा नामक रोग होता है, ठीक है ना। घेंघा नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से ही होता है, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन जो ग्रंथि है उसी में क्या होता है सूजन आ जाता है, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन जो ग्रंथि रहता है शरीर में उसमें क्या होता है उसी के विकृति के कारण क्या होता है घेंघा रोग होता है, और वो किसके कारण होता है तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 फ्रेंड्स, बोला क्या जरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना, लिटरल मेरिस्टेम के कारण यह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोला क्या दिए गए प्रश्न के ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कौन सा पर्याप्त है ये बताना है, ठीक है। चलिए बोला क्या PQRST में सबसे कम वजन किसका है ये बताना है, ठीक है। PQRST में सबसे कम वजन किसका ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो कथन 1 में बोला क्या Q का वजन P और S से कम है, Q का जो वजन है वो P से और S से
कम है, ठीक है ना। पी और एस यदि बराबर भी रहेगा तो इससे दोनों से कम है क्यू का वजन। लेकिन टी से आगे बोल रहा है क्या, क्यू और पी और एस से कम है तथा एस का वजन टी से अधिक है। एस का जो वजन है वो टी से अधिक है, और टी कहाँ रहेगा ये पता नहीं, तो टी यहाँ भी रह सकता है या तो यहाँ भी रह सकता है, ये तो कन्फर्म बताया ही नहीं है ऑप्शन ए में, ठीक है ना। कथन एक में नहीं हो रहा है कन्फर्म, ठीक है। कथन दो भी देखते हैं, कथन दो देखते हैं। बोला क्या, आर का वजन क्यू से अधिक है। आर का वजन जो है वो क्या बोल रहा है, क्यू से अधिक है, यानी कि आर का वजन जो है क्यू से तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ भी है। आगे बोल रहा है क्या, आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। क्या है, टी से कम है किसका, आर का वजन, ठीक है ना। आर का वजन जो है वो क्यू से तो अधिक है लेकिन टी से कम है। टी से कम है मतलब कि आर से बड़ा है टी, ठीक है ना। यानी कि इस रूप में है कि पी और एस यदि बराबर भी है तो उसके नीचे टी रहेगा, फिर आर रहेगा और फिर क्यू रहेगा। इसका सेंस ये आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आर को पहले ही बोला है ना। देखिए आर का वजन क्यू से अधिक है, आर का वजन क्यू से अधिक है और टी से कम है किसका, आर का, तो टी से कम है, ठीक है ना। और पी और एस को तो ऑलरेडी है ही कि क्यू से बड़ा है ही, ठीक है ना। क्यू से बड़ा है पी और एस। इसका मतलब है कि सबसे छोटा कौन है, क्यू है, और सबसे छोटा क्यू है। ये जो निष्कर्ष निकल रहा है ये दोनों को जब कथन पढ़ रहे हैं तभी निकल पा रहा है, एक से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कथन एक और दो दोनों पर्याप्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन, ठीक है ना, केरोसिन तेल में संग्रहित होती है ये बताना है। तो केरोसिन तेल में किसे संग्रहित रखते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला क्या, नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 अनुभाग ए और बी के मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ए हो गया आपका अनुभाग 1 है और ये अनुभाग बी है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया है क्वेश्चन, अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत, ठीक है ना, 1 दशमलव के बाद यानी कि दशमलव में निकालना है, ठीक है ना, कितना है ये बताना है। तो ये अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत लगभग निकालना है, वो कितना है ये बताना, ठीक है। चलिए तो अनुभाग ए में पहले देख लेते हैं टोटल छात्रों की संख्या, और बी में टोटल छात्रों की संख्या पहले देख लेते हैं कितना है। तो देखिए 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 42 और 6 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42 और 6 48, 48 और 4 कितना होगा, 52, 52 और 60, 52 60 कितना हो जाएगा, 112, ठीक है ना। तो 112 आपको अनुभाग ए में टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। उसी प्रकार अनुभाग बी में हो जाएगा कितना, 23 12 35, 35 और 7 कितना, 42, 42 और 10 52, ठीक है। 52 और 5 कितना, 57 और 50 107, ठीक है ना। तो टोटल किस में हो जाएगा, बी में हो जाएंगे टोटल छात्रों की संख्या 107, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल जो छात्र हो जाएंगे, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल आपके जो छात्र हो जाएंगे कितना हो जाएगा, 219 हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें पूरा है कि ए का जो प्रतिशत है वो क्या है, तो ए का प्रतिशत निकालना है, तो 112 बटा 219 गुने 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए का प्रतिशत, यानी अनुभाग ए में टोटल कितने परसेंट लड़के हैं ये निकालना है, ठीक है। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको कैलकुलेट करेंगे तो 112 से भाग देंगे 219 में, ठीक है ना। तो इसमें लगा दीजिए आप कितना, 5 मिलाते, ठीक है ना। तो 5 मिलाते, क्योंकि ऑप्शन में भी देखिए शुरू में समय 5 है तो 5 से गुना तो होगा ही, 5 से तो लगेगा ही एक बार, तो 5 से लगा देंगे जो होता है, मान लेते हैं इसको कितना 220, तो 220 मानिएगा तो हो जाएगा कितना, 22 5 72 से 1100, 1100 में 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 1095, ठीक है ना। तो 1095 माइनस कर देंगे कितना, 1120 में थे, ठीक है ना। तो 1120 माइनस 1095 करेंगे तो कितना बचेगा, 25, तो 25 से 5 लगाएं तो बच गया शेष कितना, 25 और 1 शून्य और बैठ जाएगा, एक मिलाते और लग जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1, फिर दशमलव बैठाएंगे तो बच जाएगा कितना, 250 में से 219 आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 31, ठीक है ना। 31 बचेगा तो 0.0 यानी कि 310, 310 भी एक मिलाते ही लगेगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। यानी कि लगभग आ जाए कितना, 51.1, ठीक है ना, 51.1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे, ठीक है ना। तो कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता जो कि क्या थे, महाराज थे, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अमरिंदर सिंह, ठीक है ना। तो अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे कहाँ के, पंजाब के, और उनके पिता क्या थे, महाराजा थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को, ठीक है ना, को उनकी कृति दुखम सुखम, ठीक है, दुखम सुखम जो कि उपन्यास लिखा गया, उनके लिए व्यास सम्मान 2017 के लिए चुना गया था, ठीक है ना। 2017 में जो व्यास सम्मान मिला वो किनको मिला, जो कि उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था दुखम सुखम। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ममता कालिया, ठीक है ना। तो ममता कालिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कौन, दुखम सुखम, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर।
52 में है कि बोला क्या, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3 4 है, ठीक है ना, समकोण बनाने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज वाली लाइन ही टेढ़ा पड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, मान लेती हैं ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, समकोण त्रिभुज, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। भुजाएं दिया है कितना, 3 और 4 दिया है, तो 3 मान लेते हैं कि लंब है और 4 आधार है, ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 90 के सामने कर्ण होता है तो इसका ट्रिपलेट बनता है ना, 3 4 5 का, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि कितना हो जाएगा, कर्ण इसका 5 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इस त्रिभुज के परिवृत्त, इसके परिवृत्त यानी कि इसके परिवृत्त में क्या बनाया गया, एक परिवृत्त बनाया गया, ठीक है ना, इस प्रकार का परिवृत्त बनाया गया है, इस प्रकार का परिवृत्त बनाया गया, ठीक है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना, तो परिवृत्त जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर आपको पता करना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलिए तो आर जो होता है वो परिवृत्त में आर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, क्या होता है, कर्ण का आधा, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा क्या होगा, कर्ण, ठीक है ना, कर्ण का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कर्ण कितना 5, तो जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। तो पूछ रहा है क्या कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 5/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2.5 यानी कि कितना हो जाएगा 625 यानी 6.25 पाई जो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 52 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, सिंपल सी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 53, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसे ने जीता ये बताना, ठीक है। तो किसके द्वारा जीता गया, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017। तो इसके राइट आंसर हो जाए क्या, इसके राइट आंसर है आपका कौन, जावेद अख्तर, ठीक है, जावेद अख्तर के द्वारा जीता गया क्या, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने, ठीक है ना, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दिए गए तापमान जो है उसमें क्या करना है 273 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, किसमें, सेल्सियस से केल्विन पैमाने में तापमान को बदलने के लिए, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, और पैमाने से संबंधित एक सूत्र भी होता है उसे भी नोट कर लीजिएगा, जैसे होता है क्या C/100, ठीक है ना, C/100 F माइनस, ठीक है ना, F माइनस 32 बटा कितना 180 होता है, ठीक है ना, 180 बराबर R बटा कितना होता है, R/80, ठीक है ना, R/80 होता है, सिर्फ 80 होता है, ठीक है ना। तो R/80 बराबर होता है क्या K-273, K-273 बटा कितना होता है 100 होता है, ठीक है ना। तो इसे ये सूत्र है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहीं यदि दे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है ना, जिसमें आपको सेल्सियस दे दे, फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस का मान रखे, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, ठीक है ना, किसी 2 करके लेकर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बस 80 है, तो इसे याद रखें। इसे शॉर्टकट में लिखना हो तो शॉर्टकट में आप भी लिख सकते हैं क्या, C, देखिए 20 से सभी में कॉमन है तो 20 को 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ये F-32/9 हो जाएगा। इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, R बटा कितना 20/80 लिख सकते हैं, बराबर K-273 20 × 100, इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो दोनों आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि 20 सभी में तो कॉमन ही है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में लिखिए या इस फॉर्मेट में, दोनों आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्मेट आपको कोई एक याद रखेगा, ठीक है ना, ताकि आपको कभी भी परीक्षा में केल्विन का मान दे दे, सेंटीग्रेड में पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर फ़ारेनहाइट में दे दिया, केल्विन में पूछ रहा है या रोमर में पूछ रहा है, और मतलब रोमन पूछ रहा है तो आप इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो C मतलब हो गया क्या सेल्सियस हो गया, A फ़ारेनहाइट हो गया, R जो हो गया आपका रोमर हो गया, K आपको केल्विन हो गया, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है, बोला क्या 2 kg के एक द्रव्यमान वाली ऊपर वस्तु है, ठीक है ना, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, ठीक है, क्या प्रारंभिक वेग से इसे फेंका जाता है ऊपर की ओर। 2 सेकंड के बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के बाद इसकी गति ऊर्जा क्या होगा, यानी कि कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो गति ऊर्जा आपको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं 2 सेकंड के बाद जो अंतिम वेग होगा वो प्राप्त करने के लिए अपन एक सूत्र यूज करते हैं, जो होता है क्या V बराबर U माइनस GT, ठीक है ना, U माइनस GT होता है। ये क्या प्राप्त होगा, इससे आपको अंतिम वेग प्राप्त होगा, ठीक है ना। अंतिम वेग 2 सेकंड के बाद जो अंतिम वेग है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अंतिम वेग जब निकाल लेंगे तो वहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आपको देखिए G का मान आपको दे दिया है, V का मान आपको कितना दे दिया 2 सेकंड दे दिया, ठीक है ना। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपको
u माइनस जी यू सॉरी v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो v बराबर हो जाए क्या, v बराबर आपको हो जाए कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी u बराबर हो गया कितना आपको 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। u बराबर कितना 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस 2, ठीक है ना, 2 हो गया। और उसके बाद फिर t मतलब हो गया क्या टाइम, सॉरी 2 टाइम दिया है, 2 सेकंड टाइम दिया है, और g के जो वैल्यू आपको 10 दिया, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 10 इधर कर लीजिए, 2 इधर कर लीजिए, तो ये आपको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 आ गया, इसका मतलब है क्या कि v की जो अंतिम वेग का जो मान आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया आपको, ठीक है ना। अंतिम वेग का मान क्या आ गया 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब शरीर या कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो गति ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंच गया वहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा उसका शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें m बराबर तो आपको दिया हुआ m यानी कि मास जो आपको दिया है कितना 2 kg आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद v का मान आपको निकालनी है, तो v बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होता है क्या होता है हाफ है mv स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हाफ हो गया 1/2, m का मान हो गया 2 और v का मान हो गया आपका 0 का स्क्वायर, तो 0 गुना समथिंग 0 ही आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग एक चित्र को चुनना है, ठीक है ना। तो अलग चित्र कौन है उसको चुनना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसको कैसे चुनेंगे ये बताइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप कहीं भी दिमाग लगाइए, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें खतरनाक दिया है ये, ठीक है ना लेकिन इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ रहा है। चलिए जैसे कि आपको इसमें दिया है कहाँ से देखिए, आपको ए या यू से भी नहीं छंट रहा है, अक्षर से भी नहीं छंट रहा है, ए है, उसके बाद फिर एफ है तो 5 की वृद्धि, फिर ये 6 में आता है, फिर 9 में आता है 3 की वृद्धि, फिर जेड है, फिर एल है, तो ए बी सी डी का अक्षर से भी नहीं छंट रहा है। ये छंट रहा है इससे कि देखिए ए में टोटल 3 डंडी है, ठीक है ना। ए में 3 डंडी है ना, ए जैसे लिखते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। एफ जैसे लिख रहे हैं तो एफ में भी 3 डंडी है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3 डंडी। आई लिखते हैं तो आई में टोटल 1 ही डंडी आ रहा है, तो आई भी अलग है। जेड लिख रहे हैं तो जेड में भी 3 डंडी है, 1 2 और ये 3। एल जब लिखते हैं तो एल में 2 डंडी है, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें भिन्न जो आपको रहेगा वो आई है और एल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन मतलब 3 नंबर और 5 नंबर इसमें क्या है भिन्न है, ठीक है ना। ये 3 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए एक ही दिया है बस 5 नंबर, 3 नंबर तो दिया ही नहीं है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका 5 जो हो जाएगा, यानी कि 5 मतलब हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग ये है, ठीक है ना। बाकी सही में क्या है 3 डंडी है, जैसे ए में भी 3 डंडी, एफ में भी 3 डंडी, जेड में भी 3 डंडी है, एल में 2 डंडी है और आई में 1 है। लेकिन आई आपको ऑप्शन में आई भी भिन्न है, लेकिन आई को ऑप्शन में ही नहीं दिया, ठीक है ना। आई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। तो आपको एल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एल मतलब 5 किस में दिया है तो चौथा नंबर ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 57 है अगर एक घड़ी पर नंबर 1 को, ठीक है ना, नंबर 1 जैसे कि ये घड़ी हो गया, ठीक है ना, ये घड़ी है जिसमें नंबर 1 को m से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जैसे लिख लेते हैं इसको कितना 12 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 3 हो गया और ये 9 हो गया। इसके बीच में हो जाएगा 10 11 1 2 4 5 7 और ये 8, ठीक है ना। अब देखिए बोला क्या कि 1 को m लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको m लिख रहा है, ठीक है ना। और आगे बोला क्या 2 को n करते हैं, 2 को n कर दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बदल दिया जाता है सभी को, तो 2 को n लिखते हैं, फिर n के बाद कहते हैं m n o, फिर हो जाएगा p के बाद q के बाद r के बाद s के बाद क्या हो जाएगा t के बाद क्या हो जाएगा u के बाद आपको v के बाद क्या हो जाएगा आपको w और उसके बाद फिर हो जाएगा आपको x, ठीक है ना। यही हो जाएगा m n o p q r s t u v w x, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे सीरियल नंबर से लिख दिए, ठीक है ना। 1 को m लिखा, n को 2 लिखा, उसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से आपको लिख देना टोटल, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्या कि 21 बजा है तो घंटे की सुई का अक्षर क्या हुआ। 21 बजा है मतलब 9 बजेगा, 21 मतलब कितना होगा 9 बजा है, ठीक है ना। तो 21 बजे 9 बजा है, इसका मतलब क्या लिखा है उसे v लिखा है, सॉरी u लिखा है, क्या लिखा है u लिखा है। तो u जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 मतलब कितना हो गया 9 बजा है, ठीक है ना। तो इसे आप निकाल सकते हैं।
ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर है, बोल रहा है क्या कि दी गई अक्षर श्रृंखला को लुप्त पद को बताना है। तो देखिए लुप्त पद है कितना, बी हो गया, बी के बाद बी मतलब 2, 2 के बाद डी मतलब 4, 4 के बाद कितना होगा 6, 6 मतलब एफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 4 6 8, 2 2 की वृद्धि हो रहा है। फिर आ गए 7, 7 के बाद 7 2 9, 9 के बाद कितना हो जाएगा 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा के, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2 13, ठीक है। तो एफ के किस में है देख लीजिए, तो एफ और के ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी सब में है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 59 नंबर में देखिए बोल रहा क्या कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसको बनाने के एक सिंपल से सूत्र होता है, प्रत्येक अंतः कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है ना। प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री बटा क्या होता है, गुने एन बटा एन होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये होता है इसका सूत्र प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ एन जो होता है वो क्या होता है, तो एन जो होता है आपको भुजा होता है, क्या होता है भुजा, ठीक है। चलिए तो प्रत्येक भुजा ज्ञात करें, प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया हो, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n होता है, ठीक है। तो इससे प्रत्येक भुजा आपको यानी n की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो सिंपल सी है, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप आपको दिया है कितना, 135 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ, यहाँ कर देंगे n-2 इंटू 180 बटा n हो जाएगा, ठीक है। 45 से काट देंगे, 45 दिया 135, 45 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना 190, ठीक है। गुना कर दिए तो आ जाएगा कितना 3n और इधर आ जाएगा कितना 4n, ठीक है ना। तो 3n में से 4n घटाएंगे तो n बचेगा और n बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको 8 हो जाएगा, यानी कि इसमें भुजा की संख्या प्रत्येक कितना है 8 भुजा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोल रहा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बोल रहा निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन कथन है, ये कथन बोल रहा है क्या कि राजनेता, ठीक है ना, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है ना। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। दूसरा है कथन में, कथन 1 हो गया है, ठीक है ना। कथन 1, कथन 2 ये हो गया। कथन 2 में एक से सुंदर है, ठीक है, एक से सुंदर है, ठीक है। चलिए इसको कथन को गौर से पढ़ लीजिए। कथन पहला में बोल रहा है क्या, राजनेता जो है वो केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। कथन 2 में है एक से सुंदर है, ठीक है। अच्छा चलिए निष्कर्ष में देखिए बोल रहा क्या कि एक से राजनेता से शादी करेगी, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, एक मतलब एक क्या है लड़की, ठीक है ना, लड़की है तभी तो बोल रहा है कि लड़की एक से जो राजनेता है वो क्या करता है सुंदर लड़कियों से शादी करती है। तो सुंदर के रहने का मतलब कौन है, एक से लड़की है। अब बोल रहा है क्या निष्कर्ष में कि एक से राजनेता से शादी करेगी, जरूरी नहीं है, एक्स पर निर्भर है यह, ठीक है ना। एक्स का डिसीजन है, वो करेगा राजनेता से शादी या नहीं करेगा, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो दोनों है, इसमें कोई गारंटी नहीं बोल सकते, यानी कि कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ठीक है ना। अनुसरण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा में है निष्कर्ष में एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक्स है, ठीक है ना, एक्स जो कि लड़की है, तो एक्स राजनेता से शादी करेगी नहीं करेगी ऐसा कथन में कुछ नहीं बोला गया, यानी कि ऐसा कुछ तर्क नहीं है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि या तो एक अनुसरण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अनुसरण 2 कर भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है, ठीक है ना, कोई ना कोई तो करता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बोल रहा क्या कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले, आगे बोल रहा क्या कि 10 वर्ष पहले की आयु, ठीक है ना, 10 वर्ष पहले की आयु उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो मेरी यानी कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, इसकी आयु मान लेता है कितना 1 वर्ष है, और जो चचेरे भाई है, ठीक है ना, चचेरे जो भाई हो गया इसके, ठीक है ना, ये व्यक्ति है इसके चचेरे कोई भाई है, उसके मान लेते हैं आयु कितना 22 वर्ष मान लिया, ठीक है। इसको 1 वर्ष मान लिया और इसको 22 वर्ष मान लिया, सिंपल से रख दीजिए वैसे ही जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मेरी आयु का 3/5, मेरी आयु का 3/5 मतलब कितना 3x/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों की आयु कितना है 5/6 है, यानी कि कितना 5/6 यानी कि 5/6 के आपस में क्या इक्वल है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 18x बराबर कितना हो जाएगा 25y, ठीक है ना। यहाँ से y के मान निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा कितना, x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो y का मान यहाँ निकालते हैं तो x की वैल्यू पुट कर देंगे आगे, ठीक है। चलिए तो एक y बराबर हो जाएगा कितना, y बराबर लिख सकते हैं ना 18x बटा कितना 25, ये हो गया आपका समीकरण 1, यानी कि यहाँ तक का क्वेश्चन आपका हल हो चुका है।
चलिए आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा मेरी 10 वर्ष पहले की आयु, तो मेरी 10 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु, तो उनकी 4 वर्ष बाद की आयु यानी कि जो चचेरे भाई हैं उनके आज से 4 वर्ष बाद की आयु आपको ये होगा, और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, x माइनस वाई बराबर 14 लिख सकते हैं। यहाँ पर अब वायु का वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 18x बटा कितना हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा कितना, 14, ठीक है ना। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25x माइनस 18x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बटा कितना, 25 बराबर हो जाएगा आपको 14। तो 7 दूनी 14 आपको कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी x जो व्यक्ति था ये, ठीक है ना, x जो ये व्यक्ति था इसकी उम्र कितना है, तो 50 वर्ष है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप हल करिएगा और सीखते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि इसे क्या करें, परीक्षा में जब भी आए तो आप हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा और भी टाइम लग जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप इतना इजी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है क्या, 62 नंबर है, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो भोजन को फ्रिज में रखते हैं, किस लिए रखते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक रहे, मतलब खराब नहीं हो भोजन। उसी प्रकार से कपड़े को कहाँ रखेंगे, तो अच्छी तरह से रखने के लिए अलमारी में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि बल, ठीक है ना। तो बल जो है आपको क्या होता है, बल जो है वो प्रकृति में क्या रहता है, वो अकेले नहीं रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 है, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घलमूल हो रहा है वो आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए 64 जो है वो क्या है, 4 का क्यू है, ठीक है ना। 64 वर्गमूल किसका है, तो 8 का वर्गमूल है, पूरा पूरा आ रहा है। 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन 8 का वर्गमूल तो होता नहीं, 8 का वर्गमूल आपको 2√2 आएगा जो कि पॉइंट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, अब परिमेय संख्या हो जाएंगे, बाकी सभी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बाकी सभी परिमेय है, ये आपको अपरिमेय संख्या आ जाएगा, यानी कि इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट में आएगा वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना। तो बायोगैस संयंत्र में जो उत्पन्न नहीं होने वाला गैस है वो कौन नहीं है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO। CO मतलब हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। बाकी सभी गैस हो गया आपका H2S, ठीक है ना। H2S जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी क्या होता है, बायोगैस में उत्पन्न होते हैं। ये भी होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बायोगैस में उत्पन्न होते हैं। CH4 मीथेन जो कि बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होने वाली सभी गैस हैं, ठीक है। चलिए एक और है जल वाष्प, ये भी होता है और आपको नाइट्रोजन भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो मीथेन गैस जो है वो क्या है, दहनशील है, जिसका अर्थ होता है क्या, जलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो गैस जलाया जाता है उसे दहनशील गैस बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बायोगैस के दौरान जो मीथेन का जो प्रतिशत रहता है उसमें वो कितना रहता है, तो बायोगैस जब उत्पादन होता है तो उसमें 60 से 70% क्या रहता है, मीथेन गैस रहता है इसमें, ठीक है ना। 60 से 70% जो रहता है बायोगैस में क्या रहता है, मीथेन गैस पाई जाती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में बायोगैस संयंत्र में क्या रहता है, तो मीथेन गैस रहता है। उसके बाद फिर आपको कार्बन का प्रतिशत आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आता है जो कि लगभग 30 से 40% के बीच में रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 66 में भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 2017 में, ठीक है ना, उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 मरियप्पन थांगा बेलू, ठीक है ना। मरियप्पन थांगा बेलू जो कि 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। GST लागू करने वाला पहला देश कौन है ये बताना, ठीक है। तो GST सबसे पहले लागू किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रांस में। फ्रांस में कब हुआ था, तो 1954 में लागू किया गया था GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। भारत में कब हुआ लागू, तो भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है ये बताना है। तो किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब निर्माण होता है तो उसमें क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है यानी कि 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2, 8, 18 और 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करना है और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमानित निहित है ये बताना, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्या, पहला में तर्क में बोल रहा है, ये तर्क में देखिए बोल रहा है कि यदि बस यात्रा कंपनी बेस्ट, ठीक है ना, बस यात्रा कंपनी कौन है? बेस्ट ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, ठीक है ना। तो बस यात्रा कंपनी बेस्ट जो है उसके द्वारा बताया गया क्या कि किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है, ठीक है। तो इसके अनुमान पर क्या सही है, कौन सा कथन जो है वो सही होगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो पहला जो अनुमान है इसमें बताया है कि यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली बस, ठीक है ना, कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, बिल्कुल चुन सकते हैं यदि किराए में वृद्धि होगा। जैसे अभी देखिए, अभी टेलीकॉम में जियो ने किराया बढ़ाया तो सभी लोग BSNL चुन रहे हैं, ठीक है ना, चुन रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार से यदि बेस्ट बस है, कोई कंपनी बस की कंपनी है और उसने अपने किराया बढ़ाया तो यात्री क्या करेंगे, कोई दूसरा विकल्प तो चुन सकते हैं, बिल्कुल सही है, चुन सकते हैं, ठीक है ना। आगे है दूसरा में कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकता। कैसे रहेगा बढ़ा हुआ? जब किराया वृद्धि होगा तो कुछ ना कुछ तो जो यात्री हैं वो तो पक्का है क्या कि वो कम होंगे ही होंगे, ये तो तय है, ठीक है ना। तो अनुमान 2 तो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक जो अनुमान है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि केवल एक अनुमान जो है वो क्या होगा, निहित होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। फ्रेंड्स बारिश भी हो रहा है काफ़ी तेज, ठीक है ना, तो उसका आवाज़ कुछ आएगा वीडियो में, तो थोड़ा सा इसके मैं वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं, अब 4 क्वेश्चन और है, इसके बाद 75 क्वेश्चन तक ही हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 750 रुपये की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपये, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो देखिए 3 महीने में ब्याज कितना मिलता है, तो 18 रुपया मिलता है। तो टोटल 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल से निकालेंगे तो 1 साल में 4 से इधर गुना कर देंगे, 4 से इधर भी गुना कर देंगे, तो 12 महीने मतलब 1 साल, और इधर हो जाएगा 72 रुपया। यानी कि बोल सकते हैं कि 1 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 72 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो वर्ष 72 रुपया ब्याज मेरा समय 1 वर्ष है, मूलधन आपको दिया है तो दर निकालेंगे, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 750 गुने समय 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल कर लीजिएगा इसे, तो हल कर लेते हैं, सिंपल से हो जाएगा। 25 से इसको काट देते हैं तो 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से काट देंगे तो 24 से तिया 72, 24 चौ 96, ठीक है ना। 2496 1 शून्य है ना, मतलब 10 से नीचे, 10 नीचे, इसका मतलब 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 9.6% हो जाएगा इसका ब्याज। इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 72 में देखिए बोल रहा है दिए गए क्रम में भिन्न चयन करना है, जो भिन्न चित्र है उसको चयन करना, ठीक है। तो कौन सा जो चित्र है वो भिन्न है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखना इसमें सिंपल सी है, एक बिंदु, इसमें 2 बिंदु, इसमें 1 बिंदु, इसमें 1 बिंदु, इसमें 2 बिंदु है, ठीक है ना। इससे सिंह छट जाएगा, तो इसमें 2 बिंदु है, सभी में 1 बिंदु है, यानी कि ऑप्शन 3 का जो चित्र है वो क्या है, गलत है, यानी कि सबसे भिन्न चित्र है यह, ठीक है। गलत नहीं है, भिन्न है मतलब सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 किस में है, तो 1 नंबर ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि इसमें भी आप ध्यान देना है, इसका यहाँ 3 देखने का मतलब ऑप्शन 3 यहाँ नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो 3 कहाँ है, किस ऑप्शन में दिया है 3, ये देखना है, ठीक है ना। चित्र 3 का जो दर्शाया गया वो ऑप्शन 1 में दर्शाया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन रहते हैं इस पर थोड़ा सा आप लोग ये भी माइंड को सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज करता है, फंसा देता है और सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। फ्रेंड्स 73 में बोल रहा है कितने त्रिभुज हैं ये बताना, सिंपल से गिन सकते हैं इसमें। देखिए बोल रहा है 1, 2 और एक बड़ा वाला हो गया कितना, देखिए एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया आपको, ठीक है ना, 2 और एक ये हो गया आपको, बड़ा वाला ये हो गया, कितना हो गया 3, तो 3 इसमें रहेगा और 3 ये भी इसमें भी रहेगा, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और 3 इसमें भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना, 3 इसमें भी मिल जाएगा, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3 हो गया, ठीक है। तो 3, 3, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। चलिए आगे
9 के बाद इसमें गिन लेते हैं, तो 1 और 2 ये हो गया, 1 और 2 ये हो गया, और 1 ये आपको बड़ा वाला ये देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो 5 आपको इधर हो गया, तो 3 3 9 9 5 14, यानी कि टोटल जो त्रिभुज की संख्या होंगे कितना हो गया, 14 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है ये बताना है। तो धातु जो है वो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लवण और हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 है, यदि डैश को शामिल हो, यानी कि कौन जो है वो शामिल हो जाए तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि किसको, यानी कि निम्न ऑप्शन में से किसे शामिल और क्या कर लिया जाए तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन को शामिल कर लिया जाता है तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो लैंगिक प्रजनन को क्या करना है, इसे शामिल करेंगे तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। तो कोई भी वंश या प्रजाति की निरंतरता को कायम रखना है तो माता पिता से क्या होता है, संतान का जन्म होता है, ठीक है ना। और यह 2 प्रकार के होता है, क्या क्या होता है, एक तो लैंगिक होता है और दूसरा अलैंगिक होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड आगे, अब तो यहीं तक लास्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं 75 में से, ठीक है। और यदि कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और भी अच्छे से सोल्यूशन बोलेंगे तो और भी अच्छे से करेंगे, लेकिन अपने जानते जितना भी हो अच्छे से किए हैं, ठीक है ना। तो और भी कुछ कमी हो क्लास में तो कमेंट कीजिएगा, लाइक डिसलाइक करके आप जरूर कुछ सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो बनाने में और भी मज़ा आए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।